हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी ऑफिसर्स का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार परमार ऑफिसर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं CDS 2023 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के सेक्शन को, जो कि बहुत ही बेहतरीन पेपर आया है आपका। एज इट इज जिस तरीके से आपने चीज़ों को सीखा है, सेम उसी पैटर्न पर चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। और पेपर की बात करें तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी टू मॉडरेट आपका सेगमेंट देखने को मिला। तो आइए कुछ सेगमेंट में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बारी बारी से देखिएगा, मैच कर लीजिएगा आपने किस तरीके से उसको अटेम्प्ट किया है। तो आइए वन बाय वन करते हैं डिस्कशन बारी बारी से। थोड़ा सा ये जो पेपर है होपफुली मे बी आपको एज इट इज पेपर है, तो ये जो पेपर सेंड किया गया उसमें थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, आपको दिख जाए हल्का फुल्का, तो मैनेज करिएगा। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा है कि आई लाइक दैट बॉय। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैंने इस तरीके से करा है कि सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ होगा, आप चेक करिएगा वन बाय वन। देखिए बॉय के बारे में ये बता रहा है, और जब ये बॉय के बारे में बता रहा है तो आप किसके साथ जाएंगे? बॉय मतलब नाउन, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वैसे एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो कंजक्शन होगा नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता तो ये जरूर सही आंसर होता आपका, लेकिन एडजेक्टिव नहीं है, इस वजह से भी हट गया। नाउन तो ऑलरेडी इसके साथ लगा है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का ही एक टाइप होता है। तो इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा है। होपफुली आपको पहला क्लियर हो गया होगा। दूसरे वाले पे आते हैं, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस अंडरलाइन किया हुआ है। और आपको याद होगा मैंने बहुत सारे टर्म आपको कराए थे, NESS, MENT, TION, अगर आपको याद आ रहा हो, TION, ISM, ISM, इस तरीके की आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जैसे ANCE, ENCE। अगर ये वर्ड आपको सफिक्स के तौर पर मिलते हैं, जैसे SOOD आता है, जैसे DOM आता है, ये सभी अगर सफिक्स के तौर पर मिलते हैं तो इन सभी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपका कौन होता है? नाउन होता है। और कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है इससे, ये भी बात आपको सिखाई थी। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा वो हैप्पीनेस यहाँ पर क्या होगा। बाकी सभी के सभी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, दैट विल बी फर्स्ट योर ऑप्शन। क्लियर? कलर सही आ रहा है? ठीक ठीक, कौन सा ले लें? पिंक, ये चलिए अगले वाले पे चलते हैं बंधु। नेक्स्ट देखिएगा, यू हैव नो सेंस, यू हैव नो सेंस, और नो को अंडरलाइन किया इसने। इस नो के बारे में आपसे पूछ रहा है। और मैंने एक चीज़ आपको सिखाई थी, नो और नॉट, दो अलग अलग वर्ड हैं। नो जो होता है ये एक आपका डिटर्मिनर होता है, इसके साथ हमेशा आपको नाउन देखने को मिलेगा, जबकि नॉट जो होता है वो आपका एक क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर नो के साथ पूछ रहा है तो नाउन तो होगा नहीं, एडवर्ब होगा नहीं, प्रपोजिशन होगा नहीं, दैट विल बी योर आंसर। तो डिटर्मिनर will be your correct answer। आइए चलते हैं, none of these cars is in use, और नन के बारे में आपसे पूछा गया। और ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी प्रोनाउन में, कब? जब आपने कहा था सर एनी जो है, जो आप नन यूज करते हो ये जो है, इसके अलावा ऑल यूज करते हो, सम जो यूज करते हो, या फिर वन या बडी वाले जितने भी वर्ड्स आते हैं, या फिर वन आता है, तो ये सभी के सभी वर्ड आपके क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं मेरे भाई मेरे बंधु। ये कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। सीधा सा आंसर है, सीधा सा क्वेश्चन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दो होते हैं। रिफ्लेक्सिव वाले में सेल्फ लगता है, जितने भी वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं उनमें सब में सेल्फ लगा रहे होते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, ईदर, नीदर ये यूज करते हो। इंडेफिनिट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका इंडेफिनिट। आइए, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, अब हम इस काम को चालू करेंगे। ऐसा कोई भी वर्ड जो टाइम को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, टाइम के बारे में बताता है, टाइम को इंडिकेट करता है, वो किसके अंतर्गत आएगा? एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रोनाउन, ये सभी तो टाइम को बताते नहीं। टाइम को बताने वाला वर्ड केवल और केवल एडवर्ब है। अगर आपको ये बात नहीं क्लियर हो रही तो मैंने ऐसे समझाया था, वर्ब पे जब आप वैन लगा देंगे तो इसका जो रिप्लाई निकल करके आएगा वह एडवर्ब होगा, और इसको एक्सप्लेन करोगे तो ये एडवर्ब ऑफ क्या निकल करके आएगा? टाइम निकल करके आएगा। तो दैट इज योर करेक्ट आंसर, adverb will be your correct answer. Next, owing to his ill health he retired from business. owing to एक वर्ड है, due to एक वर्ड है, और मैंने आपको एक कंपाउंड प्रपोजिशन पढ़ाया था, यू नो वेरी वेल, जो भाई बंधु पढ़े होंगे उनको पता होगा
कि ये हमने कहा था कंपाउंड प्रपोजिशन होते हैं, जो कंपाउंड का मतलब जो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर के बने। तो अगर इनमें पूछ रहा है तो पहला तो ये प्रपोजिशन हो गया, और प्रपोजिशन में भी अंदर पूछता तो उसके लिए भी आप तैयार थे कि सर ये क्या है, ये हमारे कंपाउंड प्रपोजिशन है। कौन से हैं? कंपाउंड प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर प्रपोजिशन विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अगला कह रहा है माई सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। मेरी जो सिस्टर है वो केवल और केवल कितने की है? 16 साल की है, और इस वजह से आप क्या करो? नॉट एलिजिबल टू वोट, वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। जीरेंड हमेशा आईएनजी फॉर्म से बनता है, एडजेक्टिव होगा नहीं, नाउन को मॉडिफाई करेगा। कंजक्शन ऑलरेडी आप लगा चुके हो, इसलिए करेक्ट आंसर आप एडवर्ब के साथ जा सकते हो यहाँ पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट। देन ट्राइड टू फाइंड आउट विथ अस। यहाँ पर टू के बारे में बताना है। टू क्या है? देखिए टू फाइंड पूरा नहीं लिख रहा है, केवल टू लिख रहा है। अच्छा, जब ये टू लिख रहा है तो जीरेंड तो हमेशा आईएनजी फॉर्म से बनता है, ये हट गया। अच्छा, वर्ब है नहीं, क्योंकि फाइंड इसने अंडरलाइन नहीं किया। पार्टिसिपल या तो वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनते हैं या तो आईएनजी से बनते हैं, ये भी हट गया। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, अगले वाले पे। विच वे शैल वी गो, हमें किस रास्ते जाना है। अब इसमें अगर देखेंगे तो वे वर्ड जो है ये आपका नाउन हो गया, और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है बंधु? ये एडजेक्टिव करता है, इसलिए नाउन हट गया, जीरेंड हट गया, कंजक्शन हट गया। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एलॉस, एलॉस, ब्रावो, हुर्रा, ये सारे वर्ड आपने पढ़े हैं, और वैसे भी इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। एक्सक्लेमेशन मार्क वाले जो वर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। आप देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस से, एक दो थोड़ा सा बेहतर, जैसे ओइंग टू, ड्यू टू पूछ रहा है, वो थोड़ा सा बेहतर वर्ड है, बाकी होपफुली आपने कर लिया होगा। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक में, FIB में। FIB में देखिएगा, एक एक स्टेप को सॉल्व करते हुए देखते हुए चलेंगे। कह रहा है ही वॉज स्पीकर दैट आई हैव एवर हियर्ड। ये वो स्पीकर है या उन स्पीकर्स में से एक है जिसको मैंने कभी सुना। अब एक बात समझिएगा, देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर वन वर्सेस ऑल की बात कर रहे होते हो, आप किसी एक पर्सन की आप सभी से कंपेयर कर रहे होते हो, तो वहाँ पर कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है मेरे भाई, मेरे बंधु। तो यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? द मोस्ट एलोक्वेंट आ जाएगा। और एक चीज मैंने आपको सिखा रखी है ऑलरेडी, कि मैंने कहा जब भी ये इस तरीके का फ्रेज लगा करके देता है, दैट आई हैड एवर हियर्ड, ये इस तरीके का दैट आई हैड एवर लगा दे, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो ऑल की बात कर रहा है। यहाँ पर ऑल, जिनको मैंने अब तक सुना वो सभी, और उनमें से एक ये है, तो एक ये हो गया, बाकी वो सभी ऑल हो गए। वन वर्सेस ऑल, सुपरलेटिव डिग्री, सही आंसर हो गया आपका फर्स्ट। आइए बढ़ते हैं सेकंड वाले पे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन टू यू स्पोक ऑन द फोन। अब ये क्या कह रहा है? हु आएगा, हुम आएगा, हु जाएगा और विच आएगा। पहली बात पर्सन की बात करो तो विच हट गया। दूसरा, इस हुज के बाद हमेशा नाउन आता है, ये भी हट गया। या तो हु आएगा या तो हुम आएगा। दोनों में अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो एक चीज़ समझ में आएगी। देखो यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है या ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये देखो ये वाली क्लॉज कंप्लीट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट है। सॉरी एक चीज, एक सेकंड देखिएगा, वैसे भी इसको कर सकते हो। यहाँ पर टू लगा है, और टू के बाद क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव केस लिखना है आपको। ऑब्जेक्टिव केस आपका कौन सा होगा? प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन विल बी योर ऑब्जेक्टिव केस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका होम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। हैव यू सीन मोहन लेटली है, यस्टरडे है, लास्टली है, या फिर लेट है। पहली बात तो ये लास्टली वर्ड नहीं बनेगा। लेट का मतलब देर होता है, लेटली मतलब हाल ही में होता है, यस्टरडे पास का टाइम है। और यहाँ पर टेंस जो यूज कर रहा है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आप लेटली का यूज कर लेते हैं। ये चीज़ हमने सीखी थी। यस्टरडे इस वजह से नहीं लगाया चूंकि पास्ट है, नहीं है। लेटली ऑलरेडी गलत, लास्टली ऑलरेडी गलत हो गया, और लेट का मतलब देर होता है, जो कि यहाँ मीनिंग नहीं देगा। तो हैव यू सीन मोहन लेटली, क्या तुमने हाल ही में मोहन को देखा है, ये कहना चाह रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। आइए, वी लिव इन एन ओल्ड हाउस। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है? देखो यहाँ 2-3 क्लीव हैं। क्या क्लीव है? पहली बात प्रेटी नहीं आएगा, दूसरा फेयरली नहीं आएगा, क्योंकि इनके साथ जब आर्टिकल लगाओगे, आर्टिकल की पोजीशन पहले होगी। क्वाइट और रादर ऐसे एडवर्ब होते हैं, क्वाइट है, रादर है, इनके बाद में आप आर्टिकल ए या एन लगा रहे होते हो, तो जो ए या एन लगा रहे होते हो वो बाद में लगेगा जा करके। तो यहाँ पर फिलहाल
आगे देखोगे तो यहाँ पर एन आगे लगा हुआ है, तो इसका मतलब या तो रादर आएगा या तो क्वाइट आएगा, है ना। अब यहाँ पर मीनिंग है पूरी तरीके से कंप्लीट का मीनिंग है, तो इसलिए सही आंसर कौन सा होगा, क्वाइट होगा। तो कह रहा है वी लिव इन, हम रहते हैं एन ओल्ड हाउस, पुराने घर में जो पूरी तरीके से कैसा है, ओल्ड है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा क्वाइट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस, है ना। तो क्या कह रहा है, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस। अब एक छोटी सी बात समझिएगा, ये पहला स्टेटमेंट है, इसमें अगर आप देखोगे तो आई एम प्रेजेंट टेंस लगा रहा है। कौन सा टेंस लगा रहा है, प्रेजेंट। और आप जानते हो प्रेजेंट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, पास्ट अगर होगा तो पूरे में पास्ट होगा। अब इसको देखोगे तो यहाँ पर ये पास्ट बन चुका है। अच्छा, इसके अलावा ये डज नॉट इस वजह से नहीं आएगा चूंकि अनलेस लगा है, अनलेस के साथ कोई दूसरा निगेटिव वर्ड आता नहीं है। या तो इट रेन्स होगा या तो इट में रेन होगा, सही आंसर होगा इट रेन्स, क्योंकि आप पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हो, अनलेस ऑलरेडी लगा चुका है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा इट रेन्स। आइए, द ऑफ द कार इज अननोन, है ना। क्या अननोन है, कह रहा है अब मेकअप आएगा, मेकिंग आएगा, मेड अप आएगा या फिर मेक आएगा। अब एक बात देखिए, दो क्लू है आपके पास, आगे ऑफ लगा रहा है, पहले आर्टिकल लगा रहा है, इसका मतलब आपको चाहिए नाउन। और किसी वर्ब को नाउन कैसे बना लेते हो, जब उस वर्ब में आईएनजी यूज कर लेते हैं, मतलब जीरंड फॉर्म यूज करते हो, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड, द मेकिंग ऑफ द कार इज अननोन। ठीक है, द मेकिंग ऑफ द कार इज अननोन, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, ही पेड हिज डेब्ट्स, ठीक है, टू द लास्ट पेनी, उसने आखिरी पेनी तक क्या किया, पूरा का पूरा जो डेब्ट था, जो कर्ज था, ठीक है, पूरी तरीके से उसको पूरा किया, पेड किया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा फुली। तो ही पेड हिज डेब्ट्स, और कैसे, यहाँ पर आपको एडवर्ब यूज करना है, एडवर्ब यूज करना है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा फुली। इस मीनिंग से भी एक जो आपका सेंटेंस है वो क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, डेवलप करना इन अ डाइवर्स कंट्री रिक्वायर्स आगे लिख रहा है डिटेल्ड प्लानिंग लिख रहा है। ग्रोथ है, सिक्योरिटी है, पावर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब किसको डेवलप करने की बात कर रहा है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिस्सों में, डाइवर्स हिस्सों में। तो ग्रोथ को डेवलप करना, ये तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा। स्कार्सिटी मतलब हो जाएगा कमी, ये भी हट गया। अब इन दोनों में आप यूज करोगे तो पॉवर्टी को डेवलप नहीं करना है, पॉवर्टी डेवलप करने का कोई मीनिंग नहीं बनेगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना है कंट्री के वेरियस हिस्सों में। आइए नेक्स्ट, प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, ये क्या कह रहा है, प्रोक्यूरमेंट या फिर सब्सिडाइज्ड या फिर एडक्वेट या फिर कैपिटल। तो यहाँ पर प्रोविजंस हैव बीन मेड बनाए जाने टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए वो कैसे होने चाहिए, पर्याप्त होने चाहिए। एडक्वेट विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट, कह रहा था ग्रोथ इन द इंडियन फाइनेंशियल मेकर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ नंबर ऑफ रिफॉर्मर्स। इफिशियंसी, ये तो नाउन हो गया, और आगे ग्रोथ लगा है, तो ग्रोथ के पहले तो नाउन लगा नहीं पाओगे, इसलिए ऑप्शन हट जाएगा। फिनोमेनल है, कैटास्ट्रॉफ है, या फिर लास्ट जो लिख रहा है आपका थोड़ा सा ब्लर है, देख लीजिएगा, बाकी देखिएगा इसमें समझते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिनोमेनल ग्रोथ इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स। बिल्कुल, तो जो फिनोमेनल ग्रोथ है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ये होगा। कैटास्ट्रॉफिक तो वैसे भी निगेटिव सेंस देगा, है ना। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। चलो, पीकी वायरस हम लोग बाद में सेल्फ सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, ये है आपका सेंटेंस कंप्लीशन, इडियम्स फ्रेजेस का है, और इस बार इडियम्स फ्रेजेस दिए गए हैं। मैंने कहा था आप तैयार करते चलें साथ ही साथ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, पिछली बार इडियम्स नहीं आए थे, इस बार इडियम्स दिए हैं, तो इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड था। तो मैंने कहा था आपको पीडीएफ भी इसी वजह से दी थी, सेलेक्टेड इडियम्स की आपको। हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव अ सेल्फिश एम आर मोटिव, अपना खुद का मोटिव, सेल्फ मोटिव जो है वो सिद्ध करना, ठीक है, खुद का स्वार्थ सिद्ध करना, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट। बाइट द बुलेट, ये चैलेंज की बात करेगा, अनप्लीजेंट सिचुएशन की बात करेगा। आप देखते हैं कौन सा, टू ट्राई टू मोर देन यू आर एबल टू डू, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट, ऑप्शन आपका यही सही होगा। कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बाइट द बुलेट। अगला है, नेक्स्ट है आपका लॉफिंग स्टॉक, बिना मतलब की जोरदार हंसी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉफिंग स्टॉक बोलते हैं।
बिना मतलब जोरदार हंसी, उसको लॉफिंग स्टॉक बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? जोवियल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन लॉफ एट समवन सक्रेशली टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। सही आंसर होगा फर्स्ट, समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड ही इज मेड फन ऑफ। कुछ किसी ने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही स्टूपिड टाइप है, उसकी वजह से उसका मजाक बन रहा है। आइए आगे चलते हैं। पे ओवर द ऑड्स, इसका मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पे करना। टू पे हैवली, टू ओवर समथिंग, टू गेट ये पहला है टू वर्क हार्ड, टू पे पेमेंट्स, टू ट्रीट समवन इन बैड, टू पे मोर फॉर समथिंग दैट इट इज वर्थ, वर्थ से भी ज़्यादा किसी चीज़ को पे करना। नेक्स्ट है आपका प्ले टू द गैलरी, है ना, आवश्यकता से ज़्यादा एडमायर्ड किया जाना, कुछ ऐसा मीनिंग है। टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, ठीक है, कुछ ऐसा करना जिससे लोग आपको आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा या तारीफ करें, ये है प्ले टू दी गैलरी। और ये कई बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया है शायद इडियम ये। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बी इन द सूप, इसका मतलब होता है परेशानी में होना। टू बी इन ट्रबल, करेक्ट आंसर हो जाएगा टू बी इन ट्रबल, परेशानी में होना। नेक्स्ट, अ टर्न ऑफ द स्क्रू, अ टर्न ऑफ द स्क्रू, देखिए कौन सा बनेगा? एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो स्थिति को और ज़्यादा खराब कर दे रहा है वो है आपका अ टर्न ऑफ द स्क्रू, स्क्रू को टर्न ऑफ कर देना। वाइट एलिफेंट, ये तो बहुत बार डिस्कस किया मैंने आपके साथ। कोई भी ऐसी चीज़ जो वास्तव में बहुत कॉस्टली है लेकिन उसका यूज बहुत कम है, उसको बोलते हैं हम वाइट एलिफेंट। यहाँ पर कौन सा बनने वाला? समवन हु इज कम्प्लीटली गुड एंड ऑनेस्ट, समथिंग दैट हैज कॉस्ट अ लॉट मनी बट हैज नो यूजफुल पर्पज, है ना, जिसकी जो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन यूज बहुत कम है, उसको बोलते हैं अ वाइट एलिफेंट। अ हॉट पोटैटो, ये तो बहुत भी पूछा जाता है। हॉट पोटैटो देखिए कौन सा बनता है? टू बी अनेबल टू डिसाइड, समवन हु इज someone who is then appears to be something that is difficult to deal with, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके साथ डील करना कठिन है, जिसके साथ टैकल करना कठिन है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है जो बिल्कुल अपोजिट नेचर, वैसे हैं तो वो बहुत दोनों एक दूसरे के बहुत ही खास है लेकिन नेचर में दोनों कैसे अपोजिट हैं। पीपल फाइट ओवर, नहीं ये तो बनेगा नहीं। पीपल हु आर डिफरेंट एंड दस इनअप्रोप्रिएट, है ना, दस इन कंपेयरेबल, इसलिए उनकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती क्योंकि एप्पल्स अलग है ऑरेंजेस अलग हैं। तो मतलब दो लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे डिफरेंट है और जिनकी हम तुलना नहीं कर सकते, उसके लिए यूज करोगे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आइए स्पॉटिंग एरर का सेगमेंट है, बहुत ही प्यारा सेगमेंट है और इंटरेस्टिंग बात है कि जो शॉर्ट वीडियो मैंने आपके दिए थे उस कई शॉर्ट वीडियोज में से आपके आंसर यहाँ देखने को मिले हैं, क्वेश्चन देखने को मिले हैं। गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सा है, गेस्ट सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई और इज के साथ जब आप बी फॉर्म यूज करते हैं तो बी फॉर्म के साथ या तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं या तो आईएनजी फॉर्म, या तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है तो आईएनजी फॉर्म, नहीं अदरवाइज आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो गेस्ट इज अनवेलकम्ड, ये सही आंसर होगा आपका। गेस्ट इज अनवेलकम नहीं, गेस्ट इज अनवेलकम्ड, ऑप्शन नंबर बी इसमें इनकरेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम, और ये तो कई बार मैंने आपको सिखाया कि अगर एंड से दो नाउन कनेक्ट कर रहे हो आप, ये पहला नाउन है, देखिए अगर आपने एंड लगाया है, इधर फर्स्ट नाउन है, इधर सेकंड नाउन है और आर्टिकल या डिटरमिनर आप पहले लगा चुके हो यहाँ पर, ठीक है, और केवल एक ही डिटरमिनर यूज कर रहे हो तो दोनों पर्सन या दोनों थिंग कितने होंगे? एक ही होंगे, एक होंगे तो यहाँ हैज आया है, इसका मतलब आपका नो एरर होगा सेंटेंस, बाकी हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ईदर ही आर आई एम मिस्टेकन, ये लिख रहा है ईदर ही आर आई एम मिस्टेकन। ईदर आर से न जाने कितने बार हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से कनेक्ट होते हैं जब दो सब्जेक्ट आइदर और या फिर नाइदर नॉर से कनेक्ट होते हैं तो वर्ब जो आती है वो किसके अनुसार आती है? S1 है, ये S2 है। वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो वर्ब के पास में होगा उसके अनुसार। तो ये M जो है ये I के अनुसार आएगा, बिल्कुल सही लिखा है। M मिस्टेकन भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी, नो एरर। आइए चलते हैं। मैंने कहा था जब आप पेपर देखते हैं तो 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नो एरर के दे दिए जाते हैं। ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, इस सेंटेंस को कई तरीके से कराया आपको। एक तो तरीका ये बताया ऑफ के साथ ये जो लिख रहे हो ये क्या है? ये पीओ बन गया, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा, आर नहीं आएगा।
सिंपल सी बात है। दूसरा मैंने बताया था आपको डायरेक्ट याद करने वाला तरीका कि ईच ऑफ लगा है तो जो नाउन लगा होगा दैट इज प्लूरल एंड जो वर्ब लगी होगी दैट इज सिंगुलर। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर आपका कौन सा होगा? थर्ड। होपफुली आपने यही पार्ट किया होगा। आइए नेक्स्ट, हु यू विश टू सी, तुम किसे देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा whom डू यू विश टू सी, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा? whom। ठीक है, वैसे भी ऑलरेडी वहाँ सब्जेक्ट दिया गया है। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेज दैट हैज़ एवर बीन मेड इन दी, क्या लिख रहा है लास्ट में? लिख रहा है आपका पार्लियामेंट। और ये वन ऑफ वाला शॉर्ट वीडियो मैंने आपको लास्ट के कुछ दिन में दिया था, वहाँ से होपफुली आपने किया होगा। मैंने कहा था वन ऑफ अगर सेंटेंस के मिडिल में आ जाता है वो भी छोड़ो आप, मैंने रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, आरपी वाला। यहाँ पर क्या लिखा होगा? एंटीसीडेंट लिखा गया होगा, एंटीसीडेंट। और जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन डिफाइन नहीं कर पाता, तो ये वर्ब कौन डिफाइन करेगा? एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट क्या है? ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसका एंटीसीडेंट है कौन? स्पीचेज। स्पीचेज के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैव। हैव विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इनकरेक्ट है। होपफुली क्लियर हो गई बात। आइए आगे चलते हैं। आई प्लेड विथ सेम बैट दैट यू यूज्ड, मैंने उसी बैट से खेला जिससे तुमने खेला। इसका मतलब ये तो आपका सीधा सीधा पॉइंट है कि आप क्या करते हो? द सेम के साथ एज या दैट लगाते हो, और सेम के साथ वैसे भी आप क्या करोगे? आर्टिकल द लगाओगे, चूंकि वो डेफिनेट है तो यहाँ पर आर्टिकल द आएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं। हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज ऑरल स्टेटमेंट। देखिए रिटन का अपोजिट आपका वर्बल नहीं होता, ऑरल होता है, वो बात बिल्कुल सही लिखी है। हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा है? डिफर्स लिख रहा है, ये बात भी सही है। और डिफर के साथ यहाँ पर आप क्या लगाओगे? टू। डिफर्स टू सेवरल इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ही हैज ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ कॉफी। ऑर्डर के साथ दो बातें मैंने आपको बताई थी। ऑर्डर जब वर्ब होती है तो ऑर्डर का मीनिंग होता है आस्क फॉर। ऑर्डर का मीनिंग होता है आस्क फॉर। इस केस में हम ऑर्डर के साथ फॉर नहीं लगा सकते और ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती है। और ये भी आपको याद करिएगा, जो लास्ट शॉर्ट वीडियो मैंने प्रीपोजिशन का दिया था, मैंने कहा था इसमें से एक कॉन्सेप्ट आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, उसी में से एक आपको देखने को मिला है, जिसमें मैंने आपको बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में बताया था, कंप्राइज कंसिस्ट के बारे में बताया था। इसके अलावा अगर आपको याद हो फ्ली और रनअवे के बारे में बताया था। उसके अलावा हम लोगों ने वेट अवेट वाली बात की थी। तो मैंने कहा था इसमें जिनमें ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन की हम बात करते हैं वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। और पिछले सेट्स में ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन देख चुके थे हम, तो उसी पैटर्न पर ये फिर से पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करोगे? ऑर्डर के साथ जो इसने फॉर लगा रखा है ये आपका गलत है। लेकिन ध्यान रखना ऑर्डर वर्ड जब नाउन बन जाता है तो फिर आपको फॉर लगा मिलेगा। तो इस बात को पूरी कंप्लीट बात है कि ऑर्डर वर्ब होगा तो आस्क फॉर, नाउन होगा तो फिर इसके साथ ऑर्डर फॉर लिख सकते हो। नेक्स्ट, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। ठीक है, किसी भी इंसान को अपने खुद के सक्सेस के बारे में क्या बोस्ट नहीं करना चाहिए, बोस्ट ऑफ नहीं करना चाहिए, सेकी नहीं मारनी चाहिए अपनी। बोस्ट के साथ सही प्रपोजिशन ऑफ, न जाने कितने बार आपको सिखाया। ब्रैग, ब्रैग के साथ ऑफ लगाते हो है, तो ये बोस्ट और ब्रैग दोनों सेम वर्ड हैं। वन के बारे में मैंने कितने बार बताया? वन के केसेस आप ध्यान रखो, वन, वन, वंस और या फिर वन सेल्फ, है ना। तो यहाँ पर वन के अकॉर्डिंग इसने वंस लगा रखा है। सेंटेंस जो है वो आपका नो एरर है। तो होपफुली ये स्पॉटिंग एरर का सेगमेंट भी आपका बढ़िया गया होगा। 1 से 2 क्वेश्चन बेहतर थे, बाकी सब बड़े आसान से मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। आइए बात करते हैं सिनोनिमस वाले सेगमेंट की। 1 बाय 1 करके हम देखते हुए चलेंगे। देखिए पहला कह रहा है देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स एंक्सस फॉर वर्क। एंक्सस का मतलब एक तो वरीड होता है, कंसर्न होता है ना। तो जब आप इसको लिखते हो एंक्सस को, तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो वरीड, आप लिखते हो क्या? आप लिखते हो कंसर्न्ड। लेकिन उस तरीके से ये सिनोनिमस नहीं दे रहा है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है? देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स। ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो अपने वर्क को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ईगर है, उत्सुक है, ईगर है, क्यूरियस है, कीन है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा
वो करेक्ट है। इसी चीज़ को मैंने बताया था आपको VOC बोलते हैं, वोकैब ऑन कॉन्टेक्स्ट। आप वोकैब याद करके जाते हैं, वो याद करने के बजाय आप सेंटेंसेस में फ्रेम करके आप पढ़ें तो बेहतर होता है। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर कंपोज्ड का मतलब आप जानते हो, ईगर करेक्ट आंसर होगा। इनडिफरेंट उदासीन होता है, प्रोमिनेंट का मतलब प्रमुख होता है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हुआ दैट विल बी ईगर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्कमस्क्राइब्ड करने का मतलब होता है किसी चीज़ को कन्फाइन कर देना, सीमित कर देना, है ना। तो सर्कम मतलब सर्कल में बांध दिया है आपने किसी चीज़ को, इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ये कहना चाह रहा है। तो द पावर ऑफ द, ठीक है, मोनार्की वॉज सर्कमस्क्राइब्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, ये करेक्ट आंसर होगा। न्यूट्रलाइज्ड और ये बाकी तो सभी हट जाएंगे, तो करेक्ट आंसर होगा आपका कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वी कॉट हिम ईवसड्रॉपिंग। ईवसड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने कान लगा करके किसी की बात सुन रहा होता है उसको बोलते हैं ईवसड्रॉपर। ईवसड्रॉपर या उसी के वर्ब बना ली, ईवसड्रॉपिंग वर्ब बना ली। तो बता किसी बात को कैसे सुन रहे हो आप? बहुत चुपचाप तरीके से, सेक्रेटली तरीके से सुन रहे हो, तो लिसनिंग सेक्रेटली इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बंधु अगले वाले पे। इसके बाद बात करते हैं एग्जॉल्टेड का मीनिंग क्या है। एग्जॉल्टेड के बारे में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? एक्सपेक्टेड होगा, अर्ज होगा, फैसिलिटेटेड होगा या डिस्करेज्ड होगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका अर्ज्ड। बाकी देखिएगा, द पार्टी लीडर एक्सॉल्टेड हिज मेंबर्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर गवर्नमेंट। तो जो पार्टी लीडर है उन्होंने अपने मेंबर्स से अर्ज किया कि वो सभी के सभी प्रिपेयर हो जाए, किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ देयर गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट कह रहा था लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स। जो लोकल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? आर हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है, जानते हो आप, जो बहुत ज़्यादा किसी का रिस्पेक्ट करने के लिए या किसी का स्वागत करने के लिए, हॉस्पिटैलिटी करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर रहते हैं, उनको बोलते हैं। तो सरली है या डिस्टेंट है या फ्रॉस्टी है या फिर कॉर्डियल है। तो कॉर्डियल वेलकम करने वाले हैं स्ट्रेंजर का, मतलब हृदय से स्वागत करने वाले हैं, कॉर्डियल वेलकम करने वाले हैं। नेक्स्ट इनकंग्रुअस का मतलब होता है, कंग्रुअस का अपोजिट है इनकंग्रुअस, जो बिल्कुल बेमेल है, जिसका कोई मेल ही नहीं है, जो किसी तुक का नहीं है, मतलब बेतुका है, या कह सकते हो जो उचित नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। अनसेवरिंग, कॉन्स्टेंट, इनवेरिंग या फिर इनअप्रोप्रिएट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनअप्रोप्रिएट। इसके बाद कह रहा है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है जो हमेशा चेंजेबल होता रहे, जो हमेशा बदलता रहे, उसको बोलते हैं मर्क्यूरियल। तो यहाँ पर वोलाटाइल होगा, प्लेजेंट होगा, एग्रीएबल होगा, मर्सीफुल होगा। करेक्ट आंसर होगा वोलाटाइल। वन हु इज ऑलवेज चेंजेबल, जो हमेशा बदलता रहे, जिसके मूड और इच्छाएं हमेशा बदलती रहे, वो कैसा है? मर्क्यूरियल है, मतलब चेंजेबल है, जो एक बात पर स्टिक ना रहे। ऑब्लिगेटरी, ये तो न जाने कितने बार हमने मॉक में ये वर्ड सॉल्व किया है, इफ़ यू रिमेंबर। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आवश्यक है। लास्ट का मुझे याद नहीं है, शायद लास्ट का जो एक दो सेट हमने सॉल्व किए उसमें ऑब्लिगेटरी वर्ड मैंने सॉल्व कराया था आपको। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जो बहुत ही कैसा है? जरूरी है। वॉलंटरी का मतलब स्वैच्छिक होता है, यहाँ एसेंशियल वर्ड हो जाएगा। एसेंशियल का मतलब बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट सी हैज आगे लिख रहा है जेनरिक, ठीक है, प्रीडिस्पोजिशन टू लीवर डिजीज, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर एग्जेप्शन का मतलब छूट होता है। इम्यूनिटी जानते हो, रेजिस्टेंस जानते हो, रेजिस्टेंस का मतलब विरोध होता है। यहाँ पर सही आंसर होगा वल्नरेबली, है ना। इसका मीनिंग होता है खराब कर देना, जो लीवर को क्या कर रहा है? इट सी हैज अ जेनरिक, अच्छा उसका जो लीवर है वो डिसऑर्डर है, एक तरीके से कह सकते हो लीवर डिजीज से। तो यहाँ पर सही आंसर आपके सी के साथ जाओगे आप। और वैसे भी देखोगे तो ये दो अपोजिट है आपके। कौन से अपोजिट है? ये दोनों अपोजिट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद कह रहा है सी वोर आ सार्डोनिक। सार्डोनिक, ये सार्डोनिक का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा हास्यास्पद है या लोगों का या किसी का मजाक उड़ाना, वो सार्डोनिक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो रिस्पेक्टफुल और मॉकिंग एक दूसरे के अपोजिट है। रिवरेंशियल, डिफरेंशियल, बाकी तो हट जाएंगे। इन दोनों में से अपोजिट वर्ड ये वो सॉरी जो सिनोनिमस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मॉकिंग। मॉकिंग विल बी योर सिनोनिमस वर्ड। आइए बढ़ते हैं एंटोनिमस वर्ड की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे एंटोनिमस में। एंटोनिमस के जो वर्ड है वो भी ठीक ठाक थे, मतलब मॉडरेट लेवल के हैं। जैसे ब्रेविटी मतलब होता है संक्षिप्तता, किसी चीज़ को जब आप कंसाइज करते हो, ब्रीफ करके कहते हो, टर्स करके कहते हो। जैसे टर्स होता है, टर्स वर्ड आपने सुना होगा, कंसाइज वर्ड किया था हम लोगों ने
कंसाइज संक्षिप्त करना किसी चीज को, तो यहाँ पर कह रहा है कंसाइजेशन, मतलब ये तो टर्सनेस, ये दोनों तो सेम ही हो गए। अच्छा, ये तीनों लगभग बाय डिफॉल्ट सेम मिल रहे हैं, एक ही अपोजिट मिल रहा है। और मैंने एक टेक्निक सिखाई थी, जब तीन सेम है एक डिफरेंट है, जो डिफरेंट है आपका वही आंसर होने वाला है, इसलिए करेक्ट आंसर होने वाला है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी इज योर करेक्ट आंसर। ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है किसी चीज से लिंक होना, ब्लेंड का मतलब होता है लिंकअप, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सेपरेट, मिंगल या फिर कोलिएट शायद लिखा है, और अमलगमेट, इन सभी का मतलब मिलने से है, लिंक होने से है। तो इसका मतलब ये तीन सेम हो गए बाय डिफॉल्ट, एक आपका डिफरेंट हो गया, जो डिफरेंट हो गया वही आपका आंसर हो गया सेपरेट। सेपरेट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोजेक्ट वेस्टेड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट है उसने कैसा टाइम कंज्यूम किया वो बताना चाह रहा है। तो ये जो वर्ड लिखा है कंसिडरेबल, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो अबंडेंट, प्लेंटीफुल और सब्सटेंशियल, ये तीनों बाय डिफॉल्ट सेम हो गए, तीनों का मतलब बहुत ज़्यादा। ट्रिफलिंग यहाँ पर अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका इन तीनों का। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कह रहा है शी हैज ऑलवेज बीन डिसडेनफुल, मतलब तिरस्कारपूर्ण, है ना, अपमानजनक जिसको बोलते हो वो है डिसडेनफुल। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कंटेम्पचुअस बोल रहा है, डिसमिसिव बोल रहा है, स्कॉर्नफुल बोल रहा है, रिस्पेक्टफुल बोल रहा है। अब देखिए ये स्कॉर्नफुल और रिस्पेक्टफुल अगर देखोगे तो एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर चूंकि डिसडेनफुल अनादर की बात कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट की बात कर रहा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा रिस्पेक्ट। अपोजिट वर्ड हमें निकालना है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा रिस्पेक्ट। सी हैड अ फ्रुगल लंच, फ्रुगल का मतलब आप जानते हो मितव्ययी, है ना, तो जो बहुत ही सोच समझकर खर्च करने वाला है। मीगर का मतलब कम होता है, डिलीशियस आप जानते हो स्वादिष्ट, स्पेयरिंग आप जानते हो एक्स्ट्रावेजेंट, सॉरी यहाँ पर अपोजिट वर्ड निकालना है। तो अपोजिट जब आप निकालोगे इसका, तो इसका फ्रुगल का अपोजिट हो जाएगा, फ्रुगल मतलब हो जाएगा क्या, फ्रुगल मतलब कमी, नहीं सॉरी, फ्रुगल का मतलब आपका हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मीगर। मीगर विल बी योर करेक्ट आंसर। तो जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, मीगर। मीगर विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए बंधु बात करते हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला देखिएगा, अगला है ही इज फोर्स टू लीड एन इटिनरेंट लाइफ। इटिनरेंट का मतलब होता है घुमक्कड़। इटिनरेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है आपका घुमक्कड़, है ना, घुमक्कड़। तो देखो घुमक्कड़ का मतलब क्या हो गया, वैग्रेंट मतलब घुमक्कड़, रिवोविंग, या फिर ये आपका लास्ट में लिख रहा है नोमैडिक। ये तीनों तो सेम है, घूमने वाले हैं, तो एक ही वर्ड होगा आपका कौन सा, सेटल्ड। सेटल्ड का मतलब जो बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल फिक्स है, उसको बोलोगे आप। वैगाबॉन्ड जाने कितने बार डिस्कस किए हो आप, उसी तरीके का वर्ड इटिनरेंट, इसको याद भी कराया था, इतनी रात को भी कोई व्यक्ति घूम रहा है ना। नेक्स्ट में चलते हैं बंधु, अगले वाले पे आते हैं। मैलिसियस, मैल वर्ड लगेगा तो मैल का मतलब होता है बुरी, बुरी नीयत रखने वाला। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बहुत अच्छी नीयत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्निशियस, स्पाइटफुल, बेनेवलेंस, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है ईर्ष्यालु, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी तो सभी अपोजिट है, एक ही वर्ड आपका सेम, मतलब तीन वर्ड तो बाय डिफॉल्ट सेम है, एक ही आपका डिफरेंट है, वो है बेनेवलेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं, कॉमिक्स टेंड टू परपेचुएट सेवरल मिथ्स, है ना। ये क्या करती है, अब देखो एक चीज समझना, कंजर्व, सस्टेन और मेंटेन, तीनों वर्ड सेम हो गए। जब तीनों ये सेम है, एक अपोजिट है, इन सभी का मतलब जारी रखना, एक तरीके से प्रोसीड करना। इसका अपोजिट सीज मतलब रोक देना। तो जब बाय डिफॉल्ट तीन सेम हो जाते हैं, एक डिफरेंट हो जाता है, जो डिफरेंट हो जाता है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीज विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसमें ये जो क्वेश्चन आप कर रहे थे, इसमें बेहतर है यहाँ पर एक्स्ट्रावेजेंट करिएगा। फ्रुगल का मतलब मितव्ययी होता है, तो इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंट, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले पे, ये 78 हो गया। 79 में आते हैं, कृष्णा इज अ रिडाउटेबली। रिडाउटेबली के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये पर्सन है रिडाउटेबली, है ना। तो अनइम्प्रेसिव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, अनइम्प्रेसिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द मूवी इज अबाउट फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जो किसी से जुड़ा हुआ है। और वैसे भी अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है फ्यूजन का, तब भी निकाल पा रहे होगे। देखो ज्वाइनिंग है, बॉन्डिंग है, ब्लेंडिंग है, ये तीनों मिलते जुलते वर्ड हैं। सेपरेशन जो है वो बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेपरेशन।
ठीक है, चलिए प्रीपोजिशन और डिटरमिनर के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन ये हैं आपके। कह रहा है स्टीव हैज गॉन अवे, स्टीव जा चुका है, ही विल बी अवे मंडे, वो मंडे तक क्या करेगा, हमसे दूर रहेगा, दूर रहने वाला है। ये डेडलाइन बता रहा है, और डेडलाइन के जो प्रपोजिशन यूज करते हो वो बाय यूज करते हो। वैसे तो मंडे के पहले ऑन भी आज आपका यूज हो सकता है, जैसे कहा जाए कि ही विल मीट, अगर ये स्टेटमेंट लिखा होता है, ठीक है, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो ही मेट मी ऑन मंडे, ही मेट मी ऑन मंडे, ये बिल्कुल करेक्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम, वह मंडे को मुझसे मिला, सही है। लेकिन यहाँ डेडलाइन की बात कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाई। कह रहा है आई शैल सी यू फ्राइडे मॉर्निंग। अब देखिए फ्राइडे मॉर्निंग, अगर केवल मॉर्निंग लिखा होता तो इन आ जाता, फ्राइडे लिखा है उसके केवल फ्राइडे लिखा होता तो ऑन आ जाता, फ्राइडे मॉर्निंग लिख रहा है तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। नेक्स्ट चलते हैं बंधु, अगले वाले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है, राइट योर नेम द टॉप ऑफ द पेज, है ना, ये फ्रेज बनता है आपका एट द टॉप ऑफ द पेज। ये भी मैंने आपको सिखाया था, टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका ये एट द टॉप ऑफ द पेज। आइए चलते हैं नेक्स्ट। सोहन इज स्टडीइंग द यूनिवर्सिटी, सोहन इज स्टडीइंग, सोहन पढ़ रहा है इन दिस यूनिवर्सिटी। आइए चलते हैं नेक्स्ट में। ही इज इंडेप्टेड, इंडेप्ट के साथ मैंने आपको बताया था, जैसे आपने ऑब्लाइज्ड पढ़ा था, ऑब्लाइज्ड के साथ टू और फॉर, और सेम प्रोसीजर हम यूज करते हैं इंडेप्टेड के साथ, तो इन दोनों के साथ सेम आता है, टू आता है और फॉर आता है, टू और फॉर, टू समबडी के लिए आता है, फॉर समथिंग के लिए आता है। तो यहाँ पर क्या है, ही इज इंडेप्टेड रेडी है किसका, हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड का, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज इंडेप्टेड टू हिज फ्रेंड। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट 96। कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल माई स्पाउस डेप्ट्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल देखो ये आपने पढ़ा था, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल, अकाउंटेबल और आंसरेबल, इन तीनों के साथ सेम प्रपोजिशन आप यूज करते हो, आंसरेबल, इन तीनों के साथ सेम प्रपोजिशन कौन कौन से, टू और फॉर, टू समबडी फॉर समथिंग, टू समबडी फॉर समथिंग, ये है आपका। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, माई स्पाउस डेबिट, तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बात करेंगे तो फॉर आएगा, डेबिट के लिए बात कर रहा है, डेप्ट के लिए बात कर रहा है, डेप्ट मतलब कर्ज, जो मेरे स्पाउस के डेप्ट है मैं उनके लिए रेडी हूँ, है ना, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट तो वो समथिंग हो जाएगा। इट वॉज फन टू हैंग आउट द पियर, पियर मतलब वैसे तो होता है तट, है ना, घाट, और पियर से क्या होना, हैंग आउट होना, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका हैंग आउट डाउन द पियर, उससे लटके हुए होना, ये बड़े फन की बात थी। आइए नेक्स्ट, कैन यू पास शुगर प्लीज। अब देखो आर्टिकल वाले पे ये क्वेश्चन बार बार आता है, शुगर वर्ड कैसा है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए या एन का यूज नहीं करते हैं, तो पहले ए और एन तो हट गए, अब दौड़ते भागते आप पहुंचेंगे द के साथ और तुरंत द को क्लिक करेंगे, लेकिन ये गड़बड़ है, ये बात ध्यान देना, जब तक वो डिफाइन न कर दे नाउन को तब तक आर्टिकल द के साथ नहीं जाओगे। करेक्ट आंसर होगा आपका नो आर्टिकल। नेक्स्ट, आर ट्रेन लीव फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर 5, उसने डिफाइन कर दिया, नंबर भी डिफाइन कर दिया प्लेटफॉर्म का, तो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर 5। आइए आगे चलते हैं। चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली, बच्चे जो है बहुत तेज़ी से सीखते हैं। अच्छा चिल्ड्रन वर्ड जो है ये प्लूरल है तो आप आर्टिकल आ नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अच्छा एनी निगेटिव के साथ आता है तो नॉर्मली वो भी हट गया, मच अनकाउंटेबल के साथ आता है तो वो भी हट गया, ले दे करके आपका एक ही वर्ड बचा, कौन सा, सम, ठीक है। चलिए बंधु, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आपका सेगमेंट और है सेंटेंस कंप्लीशन का, है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं, देखते चलिएगा, आप बड़े आसानी से इसको भी टैकल कर पाओगे। दे वर इन्फॉर्म दैट द इनॉग्रल ऑफ द स्कीम, ये पता नहीं क्या लिखा है, चलो कोई बात नहीं, मैनेज करते हैं हम। अब देखो एक बात समझिएगा, यहाँ पर वर लिखा है, वर के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, वर्क के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट है तो आपको यहाँ पर पास्ट देखना है। हैड 3 पार्ट्स, वॉज 3 पार्ट्स, हैव 3 पार्ट्स, है ना, दैट, अच्छा ये क्या कह रहा है, दे वर इन्फॉर्म दैट इनॉग्रल फंक्शन ऑफ द स्कीम।
अब यहाँ पर क्या करें, हैड हैज, पहली बात तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, दूसरा पास्ट है तो ये वाला भी हट जाएगा। अब या तो हैड आएगा या फिर वॉज आ जाएगा, है ना। तो उसमें कितने पार्ट थे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू, तुम्हें क्या करना चाहिए। अब वुड क्या है, ये मॉडल है, मॉडल के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है। तो ये स्ट्रक्चर किस में से मैच कर रहा है। पहली बात, वुड का मतलब पास्ट हो गया, एक स्टेटमेंट पास्ट तो पूरे में पास्ट होना चाहिए। पहले इफ के साथ वुड लगा नहीं पाओगे, ये हट गया। इफ के साथ हैव लगाओगे प्रेजेंट बन जाएगा, इफ के साथ विल लगेगा नहीं, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ इट स्टार्ट रैनिंग, स्टॉप्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट है, पास्ट है तो आगे भी पास्ट लगाना है आपको। यहाँ पर कह रहा है आउट टू, शुड गो आउट, कुड या फिर हैड गॉन तो आप लगा नहीं पाओगे चूंकि यहाँ पर केवल स्टॉप्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ये वी कुड गो आउट। वैसे तो आपका क्या होना चाहिए था, कह रहे इफ इट स्टॉप्ड रैनिंग, यदि बारिश बंद हो गई तो हम क्या किए, बाहर जा सके, ये मीनिंग बनेगा जाकर के। नेक्स्ट, लेट मी नो, मुझे जानने दो, है ना। क्या कह रहे हैं, इफ़ यू हैड एनी फर्दर न्यूज, इफ़ यू हैड एनी फर्दर न्यूज, इफ़ यू हैज, यू के साथ हैज नहीं लगाओगे, इफ़ यू हैड हैव, ये भी गलत हो गया, हैड के साथ आगे हैड आना चाहिए था। तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब यू हैड या फिर यू हैव, किसके साथ आप जाओगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट वाला, इफ़ यू हैव एनी फर्दर न्यूज, लेट मी नो, ठीक है, मुझे जानने दो यदि तुम्हारे पास कोई भी आगे की न्यूज़ है तो। नेक्स्ट, वी स्टेड, हम रुके रहे, कहाँ पर रुके रहे, एट द चीप होटल इन द टाउन, जो टाउन का सबसे चीप होटल है। अब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे क्योंकि बहुत सारे होटल हो गए, उनमें से एक में स्टे किया है इनने, तो यहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है। तो चीप तो पॉजिटिव हो गया, चीपर कंपैरेटिव हो गया, चीपेस्ट आएगा और चीपेस्ट के साथ आर्टिकल आ नहीं आएगा, आर्टिकल द आएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, कह रहा है ये लिख रहा है आपका गॉट मैरिड, चलो कोई बात नहीं, ये किसी का नेम लिखा है, जूलियन है शायद, जूलिया है शायद, ठीक है, गॉट मैरिड, ठीक। अब आगे चलते हैं, एज सी वॉज 22, व्हेन सी वॉज 22, बिकॉज सी वॉज और सिंस सी वॉज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा व्हेन सी वॉज 22। तो जो जूली है वो उसने मैरिज की, ठीक है, उसकी मैरिज हुई व्हेन सी वॉज 22, जब वो 22 की थी। टाइम को नॉर्मली आप टाइम बता रहे हो। what time does this train get at London, does this train get in London, ठीक है, does this train get into London या फिर does this train get to London, है ना। तो यहाँ पर आपको सही प्रपोजिशन फिल करना है। वैसे आप देखोगे तो ये देखो डस तीनों में सेम दे रहा है, ये भी दिस तीनों में सेम दे रहा है, ट्रेन भी सेम है, केवल आपको ये पता करना है गेट एट, पहले तो ये वाला हटेगा। अब गेट इन आएगा, गेट इनटू आएगा या गेट टू आएगा, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो लंदन में इंटर करने की बात कर रहा है, लंदन में इंटर करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज करोगे, गेट इनटू के साथ जाओगे। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक है, और क्या कह रहा है, गेट ऑन, गेट ऑफ, गेटिंग अलोंग, गेटिंग ऑफ, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है तुम अपने नए जॉब के साथ कैसा फील कर रहे हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है फ्रेंडली। आई एम ट्राइंग टू शट डाउन ऑन कॉफ़ी, कट डाउन ऑन कॉफ़ी, ब्रेक डाउन ऑन कॉफ़ी या फिर टर्न डाउन ऑन कॉफ़ी, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या कोशिश कर रहा हूँ, इसमें से किसके साथ, देखो टर्न डाउन के मीनिंग, ब्रेक डाउन के तो मीनिंग आप जानते हो। ब्रेक डाउन करने का मतलब होता है किसी कार को बंद कर देना या किसी मशीनरी इक्विपमेंट का ख़राब हो जाना, है ना। या फिर आप दूसरा जो मीनिंग निकालते हो वो क्या मिलता है आपका, वो मिलता है अचानक से सेंटिमेंटल हो जाना, भावुक हो जाना, है ना, या फिर अचानक से स्वास्थ्य का खराब हो जाना। यहाँ पर जो सही आंसर होगा, ठीक है, ये होगा टर्न डाउन। आई एम ट्राइंग टू टर्न डाउन ऑन कॉफ़ी। टर्न डाउन करने का मतलब होता है रिफ्यूज करना, रिजेक्ट कर देना, है ना। तो ये मीनिंग कहना चाह रहा है। लास्ट वाले पे आ जाइए। मैनी एक्सीडेंट कॉज केयरलेस ड्राइविंग, हैव कॉज्ड केयरलेस ड्राइविंग, आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग, विल कॉज केयरलेस ड्राइविंग। ये जो सेंटेंस है पैसिव बनेगा क्योंकि जो ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं वो किस कारण से होते हैं, कह रहा है रेकलेस ड्राइविंग की वजह से होता है। तो पैसिव बनाओगे तो बाकी सब तो एक्टिव बन जाएंगे, केवल एक ही पैसिव बनेगा, वो है आपका कौन सा, आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग, ठीक है।
चलिए, तो ये तो था आपका सेगमेंट। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और आपने होपफुली आपका पेपर जो है बहुत बेहतरीन हुआ होगा, एग्जाम बहुत ही बेहतरीन गया होगा। आई होप सो, ऐसी आशा थी हमारी। चलिए, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अच्छा हाँ, और जो रिव्यू है आपका जीके का, जो रिव्यू है वो आपको इवनिंग में मिलने वाला है। बाकी जो सेगमेंट आपका बचा जीएस जीके वाला पोर्शन है वो आपको इवनिंग में मिलने वाला है, तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, ठीक है। सर आपके साथ जुड़ेंगे लाइव सेगमेंट में, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग इंटरेक्ट करिएगा जरूर सर के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास।